आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस का डिफरेंशिएट बिटवीन कंटिन्यूज एंड लाइन स्पेक्ट्रम। हमें डिफरेंस लिखना है कंटिन्यूज और लाइन स्पेक्ट्रम के दरमियान। तो आपको एक सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है, एक तरफ आपको लिखना है कंटिन्यूज स्पेक्ट्रम और दूसरी तरफ आपको लिखना है लाइन स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कंटिन्यूज स्पेक्ट्रम का, इट हैज़ ऑल वेवलेंथ्स विथ इन अ सर्टेन रेंज। यानी इसका ये मतलब है कि अगर हम बात करें कंटिन्यूज स्पेक्ट्रम की, तो कंटिन्यूज स्पेक्ट्रम के अंदर तमाम वेवलेंथ्स मौजूद होती हैं एक सर्टेन रेंज में। और अगर हम बात करें लाइन स्पेक्ट्रम की, तो मैंने यहाँ पर लिखा है इट कंटेन्स ओनली अ फ्यू वेवलेंथ्स विथ इन अ सर्टेन रेंज। कि लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर जो वेवलेंथ्स होती हैं वो सिर्फ कुछ मौजूद होती हैं एक सर्टेन रेंज में। और सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है इट हैज़ नो गैप। यानी अगर हम बात करें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की, तो यहाँ पर कोई गैप वगैरह नहीं होता। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्लू कलर को और ग्रीन कलर को कौन सी लाइन जो है वो डिस्टिंग्विश कर रही है, तो ये बताना मुश्किल है क्योंकि ये कलर्स आपस में बहुत ज़्यादा ओवरलैप हुए हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट हैज़ नो गैप्स, यानी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर जो कलर्स होते हैं उसमें कोई गैप्स नहीं होता। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम बात करें लाइन स्पेक्ट्रम की, तो इट हैज़ मैनी गैप्स। तो लाइन स्पेक्ट्रम्स के अंदर गैप्स होते हैं। जैसा कि आपसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ग्रीन लाइन कहाँ पर है, रेड लाइन कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं जिसकी मदद से आप बता सकते हो कि कौन सी लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है इट हैज़ मैनी गैप्स। तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। यानी अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को और एमिशन स्पेक्ट्रम को मिलाएं तो हमारा क्या मिलेगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है स्टूडेंट, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, तो हमें मिलता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब आपका इलेक्ट्रॉन फिर से लोअर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर आएगा तो हमें मिलेगा एमिशन स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर हमारा बेसिकली क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होता है और एमिशन स्पेक्ट्रम भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें लाइन स्पेक्ट्रम की, तो लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर या तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा या एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है लाइन स्पेक्ट्रम इज़ आइदर एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम। और अगर स्टूडेंट्स हम बात करें एग्जाम्पल की, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर क्या एग्जाम्पल हो सकती है, तो कलर ऑफ रेनबोज जो होते हैं वो बेसिकली एग्जाम्पल है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। इसी तरीके से अगर आप वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करोगे तो वो भी एग्जाम्पल होगी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। या आप कह सकते हो जो आपका बल्ब होता है उससे वाइट लाइट अगर आपकी निकल रही है तो वो एग्जाम्पल है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। और अगर हम बात करें लाइन स्पेक्ट्रम की, तो लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स आ जाते हैं एटम्स। एटम का जो भी स्पेक्ट्रम होता है वो हमेशा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। तो आप कह सकते हो जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम होता है वो एग्जाम्पल है किसकी, लाइन स्पेक्ट्रम की। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अल्फा बीटा एंड गामा रेज। तो स्टूडेंट्स से आपने पढ़ा होगा कि अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव एटम्स की, तो रेडियो एक्टिव एटम्स के जो न्यूक्लियस से रेज निकल रही होती हैं वो होती हैं अल्फा बीटा और गामा रेज। और यहाँ पर हमसे कहा है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि हमें 3 प्रॉपर्टीज़ बतानी है अल्फ़ा रेज की, बीटा रेज की और गामा रेज की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा रेज। तो मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है आसान सा, अल्फ़ा रेज हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स अगर हम अल्फ़ा रेज की बात करें तो नंबर 1 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कि अल्फ़ा रेज के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है दे हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर। यानी अल्फ़ा रेज की किसी भी चीज़ के अंदर जो पेनिट्रेट करने की पावर होती है, यानी दाखिल होने की जो पावर होती है वो क्या होती है, कम होती है। दे कैन पास थ्रो पेपर, यानी पेनिट्रेटिंग पावर के लिहाज से मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी है कि अल्फ़ा रेज सिर्फ और सिर्फ पेपर में से आसानी के साथ पास आउट हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा रेज देख लेते हैं। तो मैंने सेंटेंस लिखा बीटा रेज हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अल्फ़ा रेज हमारी पॉजिटिवली चार्ज थी, तो बीटा रेज हमारी क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। अल्फ़ा रेज के मुकाबले में बीटा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है। दे कैन पास थ्रू प्लास्टिक एंड एल्युमिनियम फॉइल। तो बीटा रेज आसानी के साथ पास हो सकती हैं प्लास्टिक में से और एल्युमिनियम फॉइल में से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा रेज देख लेते हैं। गामा रेज हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, अल्फ़ा रेज पे पॉजिटिव चार्ज था, बीटा रेज पे नेगेटिव चार्ज था, लेकिन गामा रेज हमारी क्या होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। लिहाजा मैंने यहाँ पर लिखा दे हैव नो चार्ज, यानी न्यूट्रल होती हैं।
और अगर हम बात करें पेनिट्रेटिंग पावर की, तो गामा रेज बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। दे कैन पास थ्रू द प्लास्टिक लेड, तो ये लेड में से भी जो है वो गुजरने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से। लेड हमारा क्या होता है, लेड आप उर्दू में कह सकते हो शीशा होता है, एक ब्लैक कलर का सॉलिड हमारा पत्थर होता है जो कि बहुत ज़्यादा सख्त होता है, जिसके अंदर से जो है वो गामा रेस गुजरने की सलाहियत रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स फॉर विच एल इज़ इक्वल टू 0 एंड एल इज़ इक्वल टू 1। हमसे कहा है कि अगर एल की वैल्यू 0 हो और एल की वैल्यू 1 हो तो हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगी। तो स्टूडेंट्स अगर एल की वैल्यू हमारे पास 0 हो, एल हमारा यहाँ पर कहलाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के मुताबिक अगर एल की वैल्यू 0 हो तो शेप ऑफ ऑर्बिटल हमारी होगी स्फेरिकल, जैसा कि आप देख सकते हो स्फेरिकल शेप जस्ट लाइक बॉल होती है। और अगर एल की वैल्यू 1 हो तो शेप ऑफ ऑर्बिटल होगी डम्बेल, तो जैसा कि आप देख सकते हो एल की वैल्यू 1 है तो शेप हमारी क्या है, डम्बेल है। और जब एल की वैल्यू 0 होती है, शेप हमारी स्फेरिकल होती है, तो ऑर्बिटल हमारा होता है एस। और जब एल की वैल्यू 1 होती है तो हमारा ऑर्बिटल होता है पी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा है, हाउ डज एन ऑर्बिटल डिफर फ्रॉम ऑर्बिट, के किस तरीके से आप डिफरेंस बता सकते हो कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या मेन डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स ऑर्बिट हमारा क्या होता है, एक फिक्स पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। और अगर हम बात करें ऑर्बिटल की, एन ऑर्बिटल इज़ द प्रोबेबल एरिया ऑफ फाइंडिंग द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ऑर्बिटल की, तो ऑर्बिटल हमारा वो पार्ट होता है एटम का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल टेक्स प्लेस प्रियर टू द 3d। हमसे कहा है कि 4s ऑर्बिटल को पहले क्यों फिल किया जाता है और 3d को बाद में क्यों फिल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, अव्वा प्रिंसिपल। अव्वा प्रिंसिपल के मुताबिक जो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं, यानी जिनकी एनर्जी कम होती है, उनको पहले फिल किया जाता है। लिहाजा इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, अकॉर्डिंग टू द अव्वा प्रिंसिपल the 4s orbital is lower in energy than the 3d orbital, hence it is filled first। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है, मेंशन द डिफेक्ट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स बताने हैं कि उसके अंदर क्या क्या फ्लॉज थे, ड्रॉबैक्स थे, वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले मैंने एक आसान सा सेंटेंस लिखा, द डिफेक्ट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल आर द फॉलोइंग, के बोर्स एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट्स हैं वो गिवन है। नंबर 1 मैंने लिखा है स्टूडेंट, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ कॉम्प्लिकेटेड यानी पॉली इलेक्ट्रॉन्स एटम्स। तो स्टूडेंट्स ये मॉडल बेसिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता कॉम्प्लिकेटेड एटम्स को, जैसा कि पॉली इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर पॉली इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं वो एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपका स्पेक्ट्रम सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को आपको एक्सप्लेन कर सकता है। और हाइड्रोजन लाइक आइंस जैसा कि हीलियम आइन, लिथियम आइंस, बेरिलियम आइंस, सिर्फ इनको ये एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि सारे के सारे आइंस जो हैं एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं हाइड्रोजन की तरह। तो ये मैंने लिखा है फर्स्ट रीज़न, यानी फर्स्ट डिफेक्ट किसका, बोर्स एटॉमिक मॉडल का। सेकंड मैंने डिफेक्ट स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की 3D स्पेस में, तो ये आपका मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। तो सिर्फ और सिर्फ ये मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है, इट ओनली एक्सप्लेन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सिंगल प्लेन, बट इट इज़ प्रूव दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर इन 3 डायमेंशनल स्पेस नॉट इन अ सिंगल प्लेन। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये आपका मॉडल सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करता है क्या, कि इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड, यानी सिंगल प्लेन के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ये प्रूव हो चुका था बाद में कि इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, ना कि सिंगल प्लेन में। तो ये मैंने सेकंड डिफेक्ट लिखा है किसका, बोर्स एटॉमिक मॉडल का। और थर्ड डिफेक्ट स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिखा है, बोर्स एज्यूम द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सिमल्टेनियसली विच इज़ नॉट पॉसिबल। बोर ने फ़र्ज़ किया था कि जो पोजीशन है और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की उसको हम मालूम कर सकते हैं एट द सेम टाइम। लेकिन बोर के बाद एक साइंटिस्ट आया था हिसेनबर्ग, और उसने एक प्रिंसिपल दिया था जिसको हम कहते हैं हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके मुताबिक बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मेजर सिमल्टेनियसली। और हाइसेनबर्ग के मुताबिक हम पोजीशन और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की सेम टाइम पर मालूम नहीं कर सकते।
तो लिहाजा जिसकी वजह से बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स हमारे पास, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द फॉलोइंग। तो कुछ एलिमेंट्स हमें नीचे गिवन हैं, उनकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आसानी के साथ कर सकते हैं अव्वा प्रिंसिपल से। तो मैंने एक सिंपल यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है अव्वा प्रिंसिपल की मदद से। तो यहाँ पर आपको एरोस को फॉलो करना है और ये बात ध्यान में रखनी है कि एस ऑर्बिटल जब भी आएगा, यानी एस लिखा हुआ जब भी यहाँ पर आएगा, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं, एफ में 14 आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इस एरोस को फॉलो करना है और ये फार्मूला मैंने इस एरो की मदद से लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर है 1s, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1s2। 1s के बाद ये एरो जा रही है कहाँ पर 2s में, तो मैंने लिख दिया 2s2। 2s के बाद ये एरो जा रही है 2p में और फिर 3s में, तो मैंने लिख दिया 2p6 फिर 3s2। 3s के बाद ये एरो जा रही है 3p और 4s में, तो मैंने लिख दिया 3p6 और 4s2। 4s के बाद ये एरो जा रही है 3d में, 4p में और 5s में, तो मैंने लिख दिया 3d10 4p6 5s2। इसी तरह से बाकी के आगे वाले भी मैंने लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर पेपर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, सबसे पहले आप बनाना अव्वा प्रिंसिपल और उसके बाद ये जनरल फार्मूला लिख देना। फिर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपको एलिमेंट गिवन हो और जहाँ तक उसके नंबर ऑर्बिटल्स के अंदर फिल हो रहे हैं वहाँ तक आप लिख देना और बाकी छोड़ देना। क्या मतलब, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप फर्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हो। हमसे कहा है कि आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है। आयरन का एटॉमिक नंबर हमें गिवन है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी वैल्यू है 26। तो सबसे पहले मैंने देखा कि भाई 26 कहाँ तक फिल हो रहे हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d तक अगर हम आएँ तो आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। 2 और 2 हो गए 4, 4 और 6 हो गए 10, 10 और 2 हो गए 12, 12 और 6 हो गए 18, 18 और 2 हो गए 20। हमें करनी है 26 तक। तो 3d के अंदर यहाँ पर 10 है तो हम कितने लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो यही मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 1s2 से लेकर 3d10 तक मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन 3d10 में मैंने लिख दिए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर आप काउंट करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, तो ये टोटल आपके हो जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 26 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई किसकी, आयरन की। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर Br का नेगेटिव आइन है, इसका मतलब यहाँ पर Z की वैल्यू अगर 35 है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है 36 की। सही है स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ से लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6। अगर आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 2 और 2 हो गए 4, 4 और 6 हो गए 10, 10 और 2 हो गए 12, 12 और 6 हो गए 18, 18 और 2 हो गए 20, 20 और 10 हो गए कितने, 30, और 30 और 6 हो गए 36। यानी इसका मतलब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने लिखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फार्मूले से। लास्ट देख लेते हैं। कैल्शियम का हमारे पास आयन है और यहाँ पर लिखा है +2, तो Z की वैल्यू यहाँ पर 20 है, तो आप 20 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी 18 के लिहाज से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है कैल्शियम की। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फार्मूले में से मैंने देख के लिखा है मैंने। आप काउंट कर लो, 2 और 2 4, 4 और 6 हो गए 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट्स वीडियो के अंदर हमारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर थे वो मैंने आपको बता दिए यूनिट नंबर 2 के। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।